हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 प्लस, उसके लिए जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और आपको यहाँ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि आपको जो है बिहार दरोगा मेंस पीटी एंड मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। और वही बात करेंगे अदर एग्जाम की, तो बिहार पुलिस में भी आपको काम आ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके और भी कि इस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम है बीपीएससी बीएसएससी आदि जो भी एग्जाम सब है उन सभी में आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास की को श्रीगणेश करते हैं और ईमानदारी से ना ही सही पैमाने के साथ ही आप इस क्लास को देख लोगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको लड़ जाए तो कहीं आपके भविष्य को बदल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और तो दोस्तों इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम कराते हैं या लाए जाते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन होते हैं। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। निम्न में से किस कथन में दिए गए नारे तथा उस व्यक्ति के साथ सही संबंध को दर्शाता है। यानी कि बात करना है कि कौन कौन सा नारा किस व्यक्ति से संबंधित है, यानी किस व्यक्ति के द्वारा वह नारा दिया गया था। बात करेंगे उसके बारे में, सही मैच करना है यानी कि कथन सही बताना है। बात करते हैं मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, यह किसने कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता जमशेद हक नहीं कर्मसिद्ध हक है। स्वतंत्रता जमसिद्ध नहीं, यानी कि इसमें जो है देना है दोस्तों जन्मसिद्ध हक नहीं कर्मसिद्ध हक है। यानी कि यहाँ पे लिखना है जन्मसिद्ध, जन्मसिद्ध हक नहीं कर्मसिद्ध हक है। यह किसने कहा था? विनोबा भावे ने कहा था। बिल्कुल सही है। आज़ादी मिलती नहीं है बल्कि इसे छीनना पड़ता है। आज़ादी मिलती नहीं है बल्कि इसे छीनना पड़ता है। तो यह कथन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने यह कथन कहा था। ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ये भी क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें हम, सभी की सभी सही हो जाएंगे, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से कौन से कथन जीआई टैग के संबंध में सत्य दिया गया है। यानी जीआई टैग के संबंध में बात करना है कौन से कथन सत्य हैं। बात करते हैं जीआई टैग अधिनियम 1999 में पारित किया गया था। बिल्कुल सही है। और बात करते हैं वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी यानी कि दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। यानी कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। यानी कि दार्जिलिंग की चाय जो है 2004 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। बिल्कुल सही है। जीआई टैग की बात करते हैं 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। ये भी सही है। अगर आंसर की हम बात करें तो सभी के सभी सही आंसर हो जाएंगे, यानी को खो गो सभी आंसर सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कथन कथन दिए गए दिवस के बारे में सही संबंध को दर्शाता है। यानी कि दिए गए दिवस के बारे में सही संबंध को दर्शाता है कौन से कथन में। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई हो जाते हैं। यहाँ से आपको एक न एक दिवस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। और बात करते हैं विश्व नर्स दिवस की, तो यह 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। और वहीं बात करें पराक्रम दिवस की तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगर आंसर की बात करें हम, सभी के सभी सही हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी डी ई सभी आंसर सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से दिए गए कथन में से कौन से कथन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। कौन से कथन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रारंभ 2000 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही है। 2001 में हुआ था। बिल्कुल सही है। इस योजना को पूरा किया गया था कब? 2012 ईस्वी में। इस योजना को पूरा किया गया तो 2012 ईस्वी में पूरा किया था। बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ा गया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। बिल्कुल सही है।
और जोड़ा गया था प्रारंभ में, और अब जो है ये लगभग सभी जो नगर है, महानगर है, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नगर और शहर भी हैं उसको भी इसके अंतर्गत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, याद रखिएगा। अब बात करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया था, बिल्कुल सही है। अगर आंसर की हम बात करें तो आंसर सभी के सभी सही हो जाने की, सी इसका आंसर हो जाएंगे। ए बी सी डी सभी के सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चंस को देख लो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन सारे के सारे हैं सब स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल जो यह आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से, एक नहीं एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे संबंधित जो भी मोस्ट यानी कि वीवीआई क्वेश्चंस बनते हैं उसको लाने का हम प्रयास किए हैं। इसी तरह का क्वेश्चंस है हमने सारे वीडियो में लाने का प्रयास किया है। जितने भी पिछले इस तरह के क्वेश्चन और भी कई सारे वीडियो है जिसमें कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है, तो शिवानी मीना जो है भारत की प्रथम महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है। बात याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहली जो भी है, महिला रहे या पुरुष रहे, वो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा जाता है। ताजमहल की भद्दी नकल जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो बीबी के मकबरा को ताजमहल का भद्दी नकल कहा जाता है। यानी कि सेम जो है ताजमहल का ही कॉपी किया गया है बीबी के मकबरे को, इसीलिए इसको ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के स्थान की अगर हम बात करें तो 142 यानी कि 142 स्थान पे भारत है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अब वहीं बात करते हैं कि 84 की अगर हम बात करें तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 84 है। और वहीं बात करते हैं भारतीय शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 135 है। और वहीं बात करते हैं मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131 है, यानी कि 131 स्थान पे भारत है। अब और भी ऐसे कई सारे इंडेक्स हैं जो याद रखिएगा एग्जाम के पार्ट बनते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक मिट्टी की हम बात करें तो अलुवियल मिट्टी पाई जाती है। अलुवियल मिट्टी पाई जाती है, यानी कि बात करें तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में भारत में पाए जाते हैं। अब वहीं बात करते हैं कि काली मिट्टी में कौन सी फसल का उपजाऊ होता है, कौन से फसल उपजते हैं। तो काली मिट्टी की बात करें तो कपास की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं बात करते हैं लेटराइट मिट्टी में चाय कॉफ़ी आदि की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं लेटराइट मिट्टी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में असत्य है, निम्न में से कौन से कथन असत्य है। बात करना है कि कौन से कथन इसमें से गलत दिया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 7.5% भारत में, यानी कि 7.5% भारत में, ये गलत है। यानी कि 7.5% नहीं, यानी कि दिया गया है 17%, यानी कि 17.5% जो है भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में है। वहीं बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत केवल चीन से पीछे है, बिल्कुल सही है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, बिल्कुल सही है। अगर आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर गलत है, यानी कि बी इसका आंसर होगा, यानी कि 7% नहीं, यानी कि 7.5% नहीं, 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बात करते हैं नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, बिल्कुल सही है। दूध का पीएच मान की हम बात करें 6.4 होता है, ये बिल्कुल सही है। रक्त का पीएच मान की बात करें तो 7.4 होता है, ये बिल्कुल सही है। अगर वहीं बात करें मानव मूत्र का पीएच मान 5.2 दिया गया, यानी कि 5.2 नहीं 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान
6 होता है। अगर आंसर की बात करें तो आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से दिए गए खिलाड़ी और उसके खेल के संबंध में कौन से कथन सत्य है। यानी कि बात करना है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है उस और सही संबंध है उसको चुनना है। कौन से कथन सत्य है, यानी कि बात करते हैं कौन से कथन की बात करें तो असत्य है, सत्य नहीं असत्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भारोत्तोलन की ये खिलाड़ी है मीराबाई चानू। भवानी देवी की हम बात करें तो तलवारबाजी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भवानी देवी एक तलवारबाज है। और वहीं बात करते हैं विनेश फोगाट की, तो विनेश फोगाट की हम बात करें तो ये कुश्ती से संबंधित है। अब वहीं बात करते हैं कि रानी रामपाल क्रिकेट खेल से संबंधित है, ये कथन गलत है। ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है बल्कि ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी की एक प्लेयर है रानी रामपाल, अभी वर्तमान में हॉकी महिला टीम की है, कप्तान भी रानी रामपाल है। बात करते हैं आंसर की, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि डी कथन और सत्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। 729 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है और 7:3 के अनुपात का दूध और पानी का नया मिश्रण पाने के लिए उसमें कितना पानी मिलाना होगा। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 729 लीटर के दूध में दूध और पानी का मिश्रण है, यानी कि 729 लीटर में पानी और दूध का मिश्रण है जिसमें कि अनुपात 7:2 में मिलाया गया है। और 7:2 में अगर मिलाया गया है, अगर यही अनुपात को हम 7:3 के अनुपात में पाने के लिए दूध और पानी का नया मिश्रण पाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना होगा कि इतना है और इतना पाना है हमको। 7:3 के अनुपात में पाने के लिए इसमें कितना और पानी मिलाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिल्क की। मिल्क और वाटर 7:2 दिया गया है, तो 7:3 दिया गया है। तो इसको हम सबसे पहले बराबर करेंगे। ये दोनों मान देख रहे हैं बराबर है और इस दोनों का अंतर की हम बात करें तो 1 है। तो 1 जब दिया गया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे तो इसको ऐड कर देंगे। 7 और 2 को ऐड करने के बाद क्या होगा तो इसको ऐड हम कर लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस 9 को हम 729 से भाग दे देंगे। 729 में 9 से भाग देने के बाद यह कितना निकल के चला आएगा 81 निकल के चला आएगा। तो क्या होगा तो 81 लीटर पानी और मिलाने के बाद जो है 7:3 के अनुपात में नया मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आंसर की बात करें तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं एक परीक्षा में 25 सवाल है। एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। यानी 25 सवाल है और प्रत्येक सही उत्तर देने के बाद उसको 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हों तो उसने कितने सवाल सही किए थे। कितने सवाल सही किए थे। तो बात करते हैं सीमा के बारे में। तो सीमा जो है 25 सवाल है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 25 सवाल है तो 4 आंसर, प्रत्येक सवाल पर 4 आंसर सही दिए जाते हैं। तो 25 गुने 4 कर देंगे तो 100 हो जाएगा और इस 100 में जो है 70 अंक उसने प्राप्त किया था तो 70 इसमें घटा देंगे। 70 घटाने के बाद 30 इसका निकल के चला आएगा और क्या कर रहा है 30 निकल के चला आया है तो और 2 अंक काट लिए जाते हैं, प्रत्येक गलत पर और प्रत्येक सही पर 4 अंक दिए जाते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद 4 और 6 2 को ऐड करने के बाद 6 हो जाएगा। तो 30 में जो है 6 से भाग दे देंगे तो 6 से भाग देने के बाद 5 निकल जाएगा और क्या करेंगे 5 निकल गया, यानी कि 5 उसने गलत किया था। तो 25 सही किया था तो 5 गलत किया था। और सही सवाल कितने दिए थे 25 में 5 को घटा देंगे। 25 में जब 5 घटा देंगे तो आंसर निकल के चला आएगा 20, यानी कि 5 उसने गलत किए थे, यानी कि रॉन्ग और राइट किए थे। कितने राइट की बात करें तो इसने 20 राइट किए थे। तो याद रखिएगा, यानी कि 20 जो है राइट आंसर था उसका और रॉन्ग की बात करें तो 5 उसका रॉन्ग था। अगर सही सवाल की यानी कि बात करते हैं आंसर की तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम 3 का 20 गुणज है, यानी कि 3 का 20 गुणज है। यदि उनका महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ की बात कर रहा है तो 6 है और उसमें
और उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का 20 गुणज है। 3 का जब 20 गुणज है, 3 को 20 से मल्टीपल कर देंगे। 3 को 20 से मल्टीपल करने के बाद तो इससे 60 निकल के चला आएगा। तो 60 निकल के जब चला आएगा तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, 60 गुने 6/12 कर देंगे तो 12 पंचे 60 और 6 गुने 5 कर देंगे तो 30 इसका आंसर निकल के चला आएगा। यानी कि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या 30 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कह रहा है निम्न में से 3 कथन समान है और एक कथन जो दिया गया है, एक कथन की बात करते हैं जो दिया गया है असमान है, उसका चयन करना है। यानी कि 3 कथन समान है, एक कथन असमान है, असमान कथन का ही चयन करना है। सबसे पहले बात करें अप्रैल, जून, सितंबर, अगस्त की। अगर हम बात करें तो अप्रैल की, अप्रैल तीसरा महीना लगता है, कितना तीसरा लगता है, और जून भी तीसरा लगता है, सितंबर भी तीसरा लगता है। तो अगस्त की बात करें तो यह एक तीसरा महीना लगता है, तो इसीलिए इसका आंसर की बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ये एक तीसरा महीना लगता है। अब रही बात की कौन कौन से महीना एक तीसरा लगता है, तो अप्रैल यानी कि कौन से महीना तीसरा लगता है, तो अप्रैल तीसरा लगता है, जून लगता है, सितंबर 3 हो गया, और एक हो जाता है नवंबर। नवंबर जो है, नवंबर भी तीसरा महीना ही लगता है। यानी 4 महीना जो होता है तीसरा लगता है, और एक महीना जो है फरवरी, ये लीप ईयर साल में तीसरा हो जाते हैं, और जो समान वर्ष होते हैं उसमें 28 का महीना लगते हैं। यानी कि बात करते हैं 4 महीना तीसरा हो जाता है, और एक महीना 4 महीना 30 का हो गया, और 7 महीना की बात करें तो 31 का हो गया। कितना हो गया 11, और एक महीना जो बात करते हैं वो 28 और 29 दोनों लगते हैं, वो है फरवरी। तो याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आपको रीजनिंग में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कह रहा है गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर में से कौन बन जाएगी। यानी कि गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर में से कौन बनी है, तो बात करते हैं भावना कांत जो है गणतंत्र दिवस के परेड पर पहली फाइटर महिला, यानी कि पहली फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला बनी है भावना कांत। अगर वहीं बात करते हैं शिवांगी सिंह की, तो यह बात करते हैं राफेल उड़ाने वाले प्रथम महिला बनी है, प्रथम महिला पायलट बनी है राफेल उड़ाने वाली, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। शकरकंद की बात करते हैं, ये एक जड़ है, मूली भी एक जड़ है, और आलू की अगर हम बात करें तो आलू एक जड़ नहीं है, आलू एक कंद फसल है, यानी कि कंद फसल है, याद रखिएगा। और गाजर की बात करते हैं, ये जड़ है, यानी कि आंसर की हम बात करें तो आलू एक जड़ नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, तो बात करते हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि बात करें आंसर की तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल बहुत ही आवश्यक होते हैं इस क्रिया में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक की बात करें तो किस देश के खिलाफ लगाया था, तो बात करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है, तो बात करते हैं प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। अगर आंसर की बात करें हम तो सभी के सभी सही हो जाएंगे, यानी कि इनमें से किसी भी सदस्य यानी किसी भी समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है, न ही प्राक्कलन समिति का, न ही सरकारी उपक्रम समिति का, न ही लोक लेखा समिति का। अगर आंसर की बात करें हम तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है,
तो आंसर की हम बात करें तो पिग्मी जनजाति जो है वृक्षों पर निवास करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है? तो बात करते हैं मैमथ एक हाथी का पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का पूर्वज है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था व्यवसाय। व्यवसाय के आधार पर वैदिक काल में समाज में सामाजिक विभाजन हुआ करता था, यानी कि सामाजिक विभाजन का एक आधार था व्यवसाय। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एल्युमिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फोटेरिक होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फोटेरिक होता है, ये बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ये गलत है। एल्युमिनियम जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं सोना, चांदी, शीशा, ये सब जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और वहीं बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये बिल्कुल सही है। और गर्म सांद्र गंधक अम्ल एल्युमिनियम के साथ SO देता है, यानी कि गर्म सांद्र गंधक अम्ल एल्युमिनियम के साथ SO देता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे से में संक्रमित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो बात करते हैं हेपेटाइटिस बी, ये संक्रमित होता है। एड्स एक दूसरे से संक्रमित होता है ये भी। और सिफिलिस की बात करते हैं, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है। अगर आंसर की बात करें तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है सिरोसिस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से लगातार कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से लगातार कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देते हैं? जब कुछ ज्वालामुखी जब एक पहाड़ पर अगर कहीं विस्फोट हो गया हो तो विस्फोट हो जाने के बाद जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस जो है दिखाई देती है? तो जलवाष्प जो है सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। वहीं अब बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी के बारे में हम देख सकते हैं तो यहाँ पे दिया गया है ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसमें क्या होता है? तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है सर्वाधिक मात्रा में जो ये देख रहे हैं आप निकल रहे हैं, ये धुआं की तरह जो निकलता है, ये है जलवाष्प। जलवाष्प और अन्य गैसें जो है सर्वाधिक मात्रा में निकलते हैं। अब वहीं बात करते हैं ये जो लावा की तरह जो लाल लाल दाने दाने निकलते हैं, उसके बाद ये जो लकीर दिखाई दे रहा है, ये जो निकलते हैं ये लावा होते हैं, ये लावा कहलाते हैं। वहीं बात करते हैं ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। लेकिन ज्वालामुखी के अगर मुख जो कहते हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और ये जो कहते हैं ज्वालामुखी के जो निकल कर जो ये जो इस सब प्रकार की जो आकृति बना देते हैं, इसके सिंडर कोन कहते हैं। यानी कि इस प्रकार की आकृति जो बन जाते हैं ज्वालामुखी से, तो इसे सिंडर कोन कहते हैं। और ज्वालामुखी से निकलने वाले जो ये लावा होते हैं, लावा जो पिघल कर जो जमीन पर यानी कि ये धरातल पर पड़ते हैं, तो इसे मैग्मा कहते हैं। यानी कि मैग्मा जो पिघले हुए पदार्थ की तरह होते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं, याद रखिएगा। ये सब जो है सब एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो बात करते हैं आंसर की। तो यह यानी कि ये क्वेश्चन की तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होता है। उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होता है। तो बात करते हैं ताम्र की। ताम्र एक जीवाणुरोधी धातु होता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सोनपुर मेला कहाँ आयोजित होता है। सोनपुर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये बिहार में सोनपुर मेला आयोजित होता है। ये बिहार की ही नहीं, यानी कि बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी मेला होती है। भारत के साथ साथ की हम बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी मेला, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी मेला के रूप में सोनपुर मेला को जाना जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया था? किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया था? तो बात करते हैं C राजगोपालाचारी ने हमें CR सूत्र दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? C राजगोपालाचारी के द्वारा CR सूत्र दिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह आता है। याद रखिएगा, बुध और पृथ्वी के बीच में जो है, इसके बीच में शुक्र ग्रह आता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था, यानी कि विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत की हम बात करें तो ईस्वी पूर्व 57 ईस्वी में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। अगर आपको पूछे शक संवत का आरंभ कब हुआ था, तो शक संवत का आरंभ की हम बात करें तो ईस्वी में 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ हुआ था। यह जो किया था किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा शक संवत का आरंभ किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होते हैं। तो जहां n किसके बराबर होता है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होता, यानी कि n इलेक्ट्रॉन से कभी भी अधिक नहीं होते हैं। जहां n किसके बराबर होता है, यानी किस संख्या के बराबर n होता है, तो दो संख्या यानी कि 2 के बराबर n होता है। अगर आंसर की बात करें इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो बात करते हैं ग्रास नली जो है एक आहार नलिका है। ग्रास नली जो है एक आहार नलिका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हुई है, यानी कि अर्चना कामत का संबंध किस खेल से है? तो बात करते हैं अर्चना कामत की, तो यह टेबल टेनिस खेल से अर्चना कामत संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? तो बात करते हैं ICICI बैंक के द्वारा किया गया था, यानी कि ICICI के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुम्फा की अगर हम बात करें तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो बात करते हैं गंगा नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो आप उच्चारण करके भी ऐसे देख सकते हैं, यो रो लो जैसे भी होता है, को ओ को गो, तो ये सब जितने भी वर्ण की व्यंजन को हो जाता है को वर्ग हो जाता है कंठ से, और हो जाता है त वर्ग की हम बात करें तो त वर्ग का हो जाता है दंत से उच्चारण होता है। अगर वही बात करते हैं प वर्ग का उच्चारण जो होता है ओष्ठ से होता है, याद रखिएगा। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ के द्वारा होता है, तो आप उच्चारण करके भी ऐसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यानी कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप की बात करें तो यानी कि स्त्रीलिंग रूप, यानी कि इंद्र शब्द का कालिंग रूप क्या है? कालिंग रूप यानी कि स्त्रीलिंग रूप की हम बात करें तो इंद्राणी इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, याद रखिएगा। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो यह इंद्राणी जो है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बात करते हैं इत जोर आदि, यदि ये गलत, ये भी नहीं है, और इति जोर आदि, यानी कि इति जोर आदि की हम बात करते हैं, ये सही संधि विच्छेद है किसका? इत्यादि का। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या क्या है? हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें स्वरों की कुल संख्या 11 है। कितना है? 11 है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। अगर कुल वर्ण पूछे हिंदी में तो कुल 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। वहीं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो कुल 26 वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा जो है वो क्या कहलाते हैं? तो बात करते हैं वह दंपत्ति कहलाते हैं। पुरुष और स्त्री का जोड़ा दंपत्ति कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण की हम बात करें तो कौन से हैं?
तो अन, अ, ये दोनों की बात करें तो ये अयोगवाह वर्ण है। याद रखिएगा, अन, अ जो है एक हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। अगर वहीं बात करते हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। याद रखिएगा, इसीलिए इसी दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत की हम बात करते हैं, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखी गई है वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र, यानी कि ब से वंदे, ब से बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते। याद रखिएगा, बहुत ही आसान है याद करने की। ये वंदे मातरम बंकिम चटर्जी, यह कौन क्या है? तो राष्ट्रीय गीत है। तो इसको गाने में कितना सेकंड लगता है? तो 52 सेकंड राष्ट्रीय गीत गाने में लगते हैं। और 65 सेकंड की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गान गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय गान जन गण मन राष्ट्रीय गान है, और यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, लिखा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो 9 कुल समुद्री तटीय रेखा वाले राज्य हैं, 9 राज्य कुल है। और उसमें से अगर आप पूछे आपको, अगर सबसे अधिक समुद्री तट रेखा वाले राज्य, सर्वाधिक समुद्री तट रेखा वाले राज्य कौन सा है? तो गुजरात जो है सर्वाधिक समुद्री तट रेखा वाले राज्य हो जाते हैं, गुजरात याद रखिएगा। और वही बात करें अब विश्व में अगर पूछे सर्वाधिक समुद्री तटरेखा वाला राज्य की बात करें तो कनाडा जो है सर्वाधिक समुद्री तटरेखा वाला राज्य कनाडा हो जाता है, देश हो जाता है। सर्वाधिक समुद्री तटरेखा वाला देश कनाडा, और राज्य की अगर बात करें तो गुजरात हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट की अगर हम बात करें तो किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से भारत के पूर्वी समुद्री तट को जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन से पर्वत है? तो बात करते हैं हिमालय जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत को यानी कि बात करते हैं विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? यानी कि विदेशों में जो भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? तो मंद हो जाती है। यानी कि जनसंख्या जब वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास की गति जो है मंद हो जाती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर बताएं कि इस तरह का क्वेश्चंस आपको, कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस तरह के कंटेंट हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि लगातार जारी रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।